हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत नया चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। ये जो चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है, ओके, लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आप थियोरिटिकली की बात करें, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें, आप एमसीक्यू ले लीजिए, हर टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका आता है, राइट। और ये चैप्टर बहुत आसान है, हर किसी को समझ में आएगा। बस आपको ये जो क्लासेस है बहुत अच्छी तरीके से देखना है विदाउट स्किप करके, राइट, बिल्कुल सर, ओके। ये जो चैप्टर है, अगर आपके सिलेबस में, चाहे आप 11th 12th की बात कर लीजिए, चाहे आप बीकॉम की बात कर लीजिए, अगर आपके सिलेबस में कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग ये पेपर होगा ना, तो आपने ये चैप्टर बिल्कुल पढ़ा होगा। क्योंकि ये जो चैप्टर्स होते हैं ये बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग होते हैं। मतलब कॉस्ट अकाउंट जैसे अकाउंटिंग के बेसिक होते हैं ना, जर्नल लेजर, उसी टाइप के जो मटेरियल कॉस्टिंग होता है, लेबर कॉस्टिंग होता है, ओवरहेड होता है, ये चैप्टर हर एक, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग इसके सिलेबस में तो ये चैप्टर आएगा ही आएगा, ठीक है। सर कैसा ये चैप्टर? बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरीज है जो आपको याद रखने, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल से, लेकिन बहुत आसान प्रैक्टिकल से, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सर ये चैप्टर। बिल्कुल, चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर का जो मेन पॉइंट है, हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग का, मटेरियल से। सर मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल का मतलब सर क्या होता है वो हमें बताइए। स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करेंगे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का या फिर किसी भी प्रोडक्शन आउटलेट का, प्रोडक्शन सेटअप का, ओके, देन उस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ना, वो रहता है आपका इनपुट्स। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपको इनपुट से, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। जहां पे आप फिजिकल गुड्स की प्रोडक्शन करते हो ना, उस टाइप के फैक्ट्री में या फिर उस टाइप के इंडस्ट्री में अगर आप हो ना, तो उस केस में आपको फिजिकल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इनपुट्स की चाहिए, कुछ इनपुट्स की जरूरत होगा। जैसे कि मैं ये जो पेंसिल, डिजिटल पेंसिल यूज कर रहा हूं, इसकी प्रोडक्शन में भी कुछ ना कुछ इनपुट्स लगाए, कुछ फिजिकल कमोडिटी से ये बनाए। बिल्कुल सर, जो मैंने ये शर्ट पहना है ये भी कुछ ना कुछ फिजिकल कमोडिटी से बना है। जो मेन मटेरियल है इसमें वो है क्लॉथ, राइट, ओके, ये क्लॉथ से बना है। जो मैं टेबल यूज कर रहा हूं वो लकड़ी से बना है। तो किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग में आपका क्या चाहिए, कुछ ना कुछ कमोडिटी चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल सो ये जो कमोडिटीज यूज होते हैं ना फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इन्हें ही बोला जाता है मटेरियल, ओके। मटेरियल का मतलब क्या है? मटेरियल का मतलब है ऑल कमोडिटीज और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस और यूज्ड टू मेक फाइनल प्रोडक्ट, ओके। सो मटेरियल का मतलब अगर हम समझेंगे, मटेरियल रेफर्स टू द कमोडिटीज सप्लाइड टू एन अंडरटेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और रेंडरिंग सर्विसेज फॉर ट्रांसमिशन इनटू प्रोडक्ट, ओके। जो भी आपकी फिजिकल कमोडिटीज यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या फिर फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में, उसे हम बोलते हैं मटेरियल। सो आपको ये सब हाईलाइट नहीं करना है, आपको जो आपकी बुक में हाईलाइट करना है वो ये हाईलाइट करना है, ऑल द कमोडिटीज, इसे आप अंडरलाइन करेंगे, ऑल द कमोडिटीज और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू मेक फाइनल प्रोडक्ट, ओके। मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल इज ऑल द कमोडिटीज और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू मेक फाइनल प्रोडक्ट, ओके। फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आपका फिजिकल कमोडिटीज यूज किया जाता है ना, वो आपका क्या है? मटेरियल है। बिल्कुल, ओके। अब ये मटेरियल जो होते हैं ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मटेरियल क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, कोई ये जो शर्ट है मेरा, ये शर्ट को बनाने के लिए 2-3 टाइप के मटेरियल यूज किया गया है। कौन से टाइप के सर? पहला है क्लॉथ का आपका, दूसरा है आपका जो बटन है, ठीक है, ये जो बटन लगाया हुआ है यहाँ पे, ओके, और तीसरा है इसे स्टिच करने के लिए जो थ्रेड्स लगा हुआ है, ओके, बिल्कुल सर।
सो मटेरियल को हमारे सब्जेक्ट में हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक है आपका डायरेक्ट मटेरियल और एक है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक क्या है आपका डायरेक्ट मटेरियल और एक है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। सर ये डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल आपका वो मटेरियल है जो जिसका कॉस्ट आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो, डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो टुवर्ड्स फाइनल प्रोडक्ट। ओके, फाइनल प्रोडक्ट में जो भी मटेरियल क्लियरली विजिबल होता है ना, वो होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल। बिल्कुल सर, इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब है वो मटेरियल कॉस्ट जिसका कॉस्ट, जो वो मटेरियल जिसका कॉस्ट आप डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट को चार्ज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक एग्जांपल दीजिए। अब स्टूडेंट्स, ये जो टेबल में यूज कर रहा हूं, जो टेबल आप लोग देख रहे हो ना, वो जो टेबल है वो लकड़ी से बना हुआ है। नॉर्मली उसका जो मटेरियल है वो वुड है, लेकिन उस लकड़ी को जोड़ने के लिए फेविकॉल ने हमने फेविकॉल यूज किया है। फेविकॉल का वो मजबूत जोड़ जो अपने आर्ट वगैरह में देखा होगा। बिल्कुल। सो क्या पॉइंट है सर कि दो टाइप के मटेरियल यूज है, तीन टाइप के मटेरियल। एक तो जो छोटे छोटे लोहे के किल्स होते हैं ना, वो आयरन किल्स वो है। दूसरा आपका फेविकॉल है और तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका है वुड। सर यहां पे मेन मटेरियल कौन है? मेन मटेरियल है आपका वुड, क्योंकि वही डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट में विजिबल हो रहा है और सबसे ज्यादा कॉस्ट भी वही कैरी करता है। एक टेबल का कॉस्ट अगर सपोज 5,000 का है ना, ठीक है, इसमें से सपोज लेबर चार्जेस हम माइनस कर लेंगे, लेबर चार्जेस को एक्सक्लूड करके ये कॉस्ट है 5,000 का, मतलब सिर्फ मटेरियल लगा है 5,000 का, तो इसमें से सबसे ज्यादा कॉस्ट किसका है? वुड का है। ओके, और जो लकड़ी वगैरह है, जो नॉर्मल फेविकॉल वगैरह है, वो सपोज हमने एक टेबल बनाने के लिए 50 ग्राम का फेविकॉल यूज किया है, फिर 100 ग्राम का फेविकॉल यूज किया है इसे ज्वाइंट करने के लिए, तो वो भी तो सर मटेरियल है, वो भी तो कॉस्ट में आता है। उसका कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, लेकिन नॉट इन एन इकोनॉमिक फिजिबल मैनर। मैंने क्या बोला सर वर्ड? नॉट इन एन इकोनॉमिक फिजिबल मैनर। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल कॉस्ट है जिसे हम निकाल सकते हैं इन एन इकोनॉमिक फिजिबल मैनर। सर ये इकोनॉमिक फिजिबल मैनर क्या होता है? मैं एक एग्जांपल देता हूं तभी आपको समझ में आएगा। ओके, देखो, सपोज स्टूडेंट्स, हम मेरा एक बहुत बड़ा कारपेंटर का जो शॉप है वो है, ठीक है, मेरे यहाँ पे 2-3 कारपेंटर्स जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल, और हम लोग टेबल बना रहे हैं, जो टेबल आप देख रहे हो ना, ऑफिस टेबल, वो हम बना रहे हैं, राइट। सो एक टेबल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो चाहिए वो क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। एक कस्टमर आया, बोला कि हाँ मुझे इतने साइज का, इतने फुट का एक टेबल चाहिए, क्या आप बना दोगे? इसमें इतने ड्रॉज होने चाहिए, इतने लॉक्स होने चाहिए, वो सब होना चाहिए, जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन था। मैंने बोला हाँ बिल्कुल हम बना लेंगे। तो उसमें पहला तो लगेगा कि वो बोलेगा कौन सी लकड़ी से बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो कॉस्ट है उसमें हम फेविकॉल वगैरह ज्वाइन करेंगे। तो सपोज हमने एक बड़ा सा 1 kg का एक फेविकॉल का डब्बा लाए और सारे के सारे जो रॉ मटेरियल, सारे के सारे जो टेबल्स हैं, हम उसी से ही ज्वाइंट करते हैं। हमने एक बड़ा सा फेविकॉल का डब्बा लाया 5 kg या फिर 1 kg का, 1 kg या फिर 5 kg का, और उसी से ही सारे के सारे जो टेबल्स हैं हमारी कारपेंटर की दुकान में, वो सब कुछ हम वही से ज्वाइंट करते हैं। तो क्या मैं बता सकता हूं कि इसके लिए कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा, कितना फेविकॉल यूज किया गया होगा? हो सकता है 50 ग्राम का हो सकता है 100 ग्राम का हो सकता है 200 ग्राम का हो। बिल्कुल। तो 1 kg का फेविकॉल का डब्बा है जिसमें से बहुत सारे टेबल एट ए टाइम बन रहा है। मैं ये बता सकता हूं कि इस टेबल को बनाने के लिए मेरा कितना खर्चा गया है, कितना कॉस्ट गया है टुवर्ड्स वुड। लकड़ी में जो खर्चा हुआ है ना, वो कितना गया है वो हमें पता है, लेकिन फेविकॉल में कितना गया है वो बताना, एक्यूरेटली बताना थोड़ा सा मुश्किल है। सर हम बता सकते हैं सर, हम क्या करेंगे सर, हम एक ओइंग मशीन ले लेंगे छोटा सा। आजकल छोटे छोटे ओइंग मशीन मिलते हैं ना, डिजिटल वाला, बिल्कुल हम वो ले लेंगे। जब भी इस टेबल को हम बनाएंगे, जब भी कोई टेबल हम बनाएंगे, हम जितना भी फेविकॉल निकाल रहे उसको वेट कर लेंगे, उसके बाद उसे टेबल में यूज करेंगे। बिल्कुल सर ऐसा हो सकता है ना। तब सर हमें यह पता चल सकता है कि फेविकॉल का 1 kg का कॉस्ट कितना आ रहा है, जितना ग्राम उस टेबल में यूज हुआ है, इतना ग्राम का हम क्या करेंगे, कॉस्ट निकाल लेंगे।
बिल्कुल हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है। सपोज मैं ये टेबल बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, जितना लकड़ी लगा है ना उसका कॉस्ट तो निकाल सकता हूं बिल्कुल, लेकिन जो फेविकल लगा है उसका भी कॉस्ट निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, जब भी इसमें फेविकल ज्वाइंट करूंगा ना, फेविकल लगाऊंगा ना, तो उसको क्या करूंगा, एक छोटे से वेइंग मशीन में वेट करूंगा, उसका कॉस्ट निकाल लूंगा, उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, हो जाएगा। लेकिन सर बताइए कि एक टेबल में कितने ग्राम का फेविकल लगेगा। सपोज 200 ग्राम का लग रहा है, ओके, और 200 ग्राम का सपोज एग्जांपल लेके चलते 50 रुपए, 200 ग्राम फेविकल का रुपए। लेकिन आप एक पर्सन रखोगे, वो बार बार वेट करेगा उसे, वो बार बार उसका वेट मेजर करेगा, उसका कॉस्ट रिकॉर्ड करेगा। ये तो सर 50 रुपए से ज्यादा नहीं हो जाएगा उसका कॉस्ट, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने का कॉस्ट तो ज्यादा हो जाएगा ना सर। बिल्कुल, यही तो स्टूडेंट्स में बोल रहा हूं कि डायरेक्ट मटेरियल वो कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिसकी कॉस्ट आप निकाल सकते हो इन एन इकोनॉमिक फिजिबल मैनर एंड उसे प्रोडक्ट में आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल वो कॉस्ट है जिसकी कॉस्ट आप डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते, और कर सकते हो लेकिन नॉट इन एन इकोनॉमिक फिजिबल मैनर, तो वो है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। तो क्या लिखा है, आइए देखते हैं डेफिनेशन। डायरेक्ट मटेरियल का मेटेरियल कॉस्ट व्हिच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एंड प्रोडक्ट for which it is being used in an economic feasible way. Indirect material क्या है, those materials which are not directly attributable to a final product, particular final product, or which can be attributed to a final product but not in an economic manner. डायरेक्ट मटेरियल वो कॉस्ट है जिसे हम इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं, और इनडायरेक्ट मटेरियल वो कॉस्ट है जिसे हम प्रोडक्ट में चार्ज तो कर सकते हैं लेकिन नॉट इन एन इकोनॉमिक मैनर। बिल्कुल सर, सर ये तो हमें समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल कैसे होते हैं। अब सर हमें बात करिए, अब हमें बताइए नॉर्मली दूसरा पॉइंट में चलते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल। सर मटेरियल कॉस्ट को आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, और मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करोगे उसका इंपोर्टेंस क्या है। मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है सर, और मटेरियल कॉस्ट को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, सही तरीके से रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है। ओके, एग्जाम में शायद ये शॉर्ट नोट वगैरह में आ सकता है या फिर एमसीक्यू सॉरी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सबसे बड़ा कॉस्ट कौन है, एक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा कॉस्ट कौन है। सपोज टाटा स्टील की हम बात करते हैं, टाटा स्टील में अगर आप जाओगे, टाटा स्टील में जो आयरन रॉड्स प्रोड्यूस होते हैं ना फाइनल प्रोडक्ट, उसमें सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है सर, उसको बनाने में सबसे ज्यादा खर्चा किस में लगता है, आयरन ओर्स में। बिल्कुल, जो रॉ मटेरियल है उसी में ही सबसे बड़ा कॉस्ट लगता है। अगर हम कारपेंटरी का बात करें तो टेबल बनाने में सबसे बड़ा कॉस्ट किसका है, दो टाइप के कॉस्ट है, एक तो है लेबर चार्जेस और एक आपका क्या है, जो टेबल जो वुड लगता है ना उसका कॉस्ट है। अगर आप आप एक टेलर शॉप में जाओगे और उसे बोलोगे कि मुझे एक सूट बनाना है, एक ब्लेजर बनाना है, तो उसमें सबसे बड़ा कॉस्ट किसका लगेगा सर, मटेरियल का लगेगा ना, जो ऑन क्लॉथ, जो ऑन स्टिच क्लॉथ्स है ना उसका कॉस्ट लगेगा सबसे ज्यादा। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मटेरियल जो है वो 60 to 70% या फिर 50 to 60% कॉस्ट कैरी करता है। ओके, सो ये कॉस्ट का सबसे प्राइम, सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। तो अगर आप इसे प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करोगे या फिर आप इसे सही ढंग से कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो आपका ही नुकसान है सर। आपकी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा अगर कोई भी वेस्टेजेस वगैरह होता है, अगर इंक्रीज हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीजेस होगा, अगर फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कस्टमर आपसे खरीदेगा नहीं। तो इसी एक कॉस्ट के ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम, आपका पूरा का पूरा बिजनेस डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग के केस में। जैसे कोई भी, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ले लोगे, अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री लोगे, इन्फोसिस का एग्जांपल लेते हैं, इन्फोसिस में एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में सबसे ज्यादा कॉस्ट कहां पे आता है, लेबर चार्जेस, यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उसे बनाते हैं ना उनकी जो चार्जेस है वो है। तो सोचो सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे बड़ा कॉस्ट किसका है, मटेरियल का है। तो इसी वजह से मटेरियल को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल सर,
तो चलिए हम बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जिसकी वजह से मटेरियल को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, राइट। पहला बोलता है कि सर अगर आपने मटेरियल को अच्छे से रिकॉर्ड किया और उसका कंट्रोल किया तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है ना उसकी क्वालिटी सर एनहांस होगा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट उसमें अंतर होगा। अगर मैं जारा की ड्रेस देखूं ना तो उसकी क्वालिटी कैसा है, अच्छा है, इसी वजह से तो वो चार्जेस ज्यादा लेते हैं ना। अगर आईफोन की बात करूं क्वालिटी अच्छा है रॉ मटेरियल की, आईफोन में जो स्क्रीन यूज होता है, आईफोन में जो मटेरियल यूज होता है ना वो अगर आप एमआई की फोन में ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगा। हालांकि अभी फोन की डिमांड जो है वो अभी फोन की एंड्रॉइड फोन की कैटेगरी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो कि सैमसंग का S24 अल्ट्रा 1.5 लाख का आता है वो फोन, सिमिलर सैमसंग का A34 ओके वो भी आता है कितने का सर, 15,000 का आता है। दोनों में एक जीरो का डिफरेंस है, बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें बहुत हाई एंड मटेरियल यूज होता है। जो स्क्रीन है, जो आपका जो टाइटेनियम है मटेरियल वो यूज किया जाता है, एक में प्लास्टिक यूज किया जाता है, एक में टाइटेनियम यूज किया जाता है। तो मटेरियल अच्छा करोगे तो प्रोडक्ट भी अच्छा आएगा। जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स करना है तो आपको एक तो है अच्छा पढ़ना है, लेकिन अच्छे फैकल्टी से भी तो क्लास लेना है। अरे अच्छे फैकल्टी से जो अच्छे से लॉजिकली आपको पढ़ा सकता है, जिसके पास बहुत हाई एंड नॉलेज है उस सब्जेक्ट के ऊपर, उससे क्लास लोगे तो आपका पढ़ाई अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छा होगा तो आप पढ़ सकते हो अच्छे से और रिजल्ट भी अच्छा करोगे। तो इनडायरेक्टली जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है ना उसकी क्वालिटी डिपेंड करता है आपकी रॉ मटेरियल के ऊपर, बिल्कुल सर। प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, अगर आपने जैसे कि मैंने बोला कि मटेरियल कॉस्ट जो होता है वो 50 to 60% कवर करता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किसी भी प्रोडक्ट का। तो अगर आपने मटेरियल कॉस्ट को सही से कंट्रोल कर लिया ना तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट के उसका जो कॉस्ट है वो कम आएगा। अगर उसका कॉस्ट सर कम आया तो आप अपने कंपटीटर को इजीली ओवरकम कर सकते हो। आपकी जो कंपटीटर्स है आप उनके लिए एंट्री बैरियर खड़ा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सामने वाला का प्रोडक्ट कम पैसा में, ज्यादा पैसा में मिल रहा है, आपका प्रोडक्ट कम पैसा में मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर आपको ही तो चूज करेगा ना सर। ऑब्वियसली कस्टमर आपको ही चूज करेगा। क्यों चूज करेगा? बहुत ही सिंपल से, आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हो, अच्छे प्राइस में दे रहे हो और ऊपर से आपका भी कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आप तो प्रॉफिटेबल हो। आपने मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया तो आप जितना प्रॉफिट चाहते हो उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा, कस्टमर जितना प्राइस चाहता है उतना प्राइस में आपको मिलेगा और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेगा। सो प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, यहां पे वही लिखा है, मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट of the final product is directly related with material cost of material used to produce the product। उसके बाद आता है प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। सर एक बिजनेस में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सबसे बड़ा जो नाइटमेयर है वो क्या है सर? सबसे बड़ा जो खतरा है, सबसे बड़ा जो डर है वो ये है कि प्रोडक्शन बंद ना हो जाए। ठीक है, कैसे प्रोडक्शन बंद ना हो जाए? अगर किसी भी रीजन की वजह से, ड्यू टू आपका मशीनरी खराब है, ड्यू टू आपका मटेरियल शॉर्टेज है, अगर आपका प्रोडक्शन बंद हो जाता है ना, लेबर में कोई गड़बड़ी है, प्रोडक्शन अगर शॉर्टेज हो जाता है आपका, सॉरी प्रोडक्शन अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है तो आपका इमेज भी खराब होगा, आपका जो कैपिटल का लॉस है वो भी ह्यूज होगा, आपके रेवेन्यू में लॉस होगा, ये सब कुछ डायरेक्टली इंपैक्टेड है। एक किस्सा शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा, जो रिचेस्ट पर्सन है अभी दुनिया का, एलन मस्क का एक बार फैक्ट्री में क्या हुआ कि एक मशीनरी खराब हो गया। ठीक है, तो उसकी जो इंजीनियर से वो आए, बोले उसे कि सर हमारा एक मशीनरी खराब हो गया है, हमने ऑर्डर दिया है उस मशीनरी का, वो एक शिप में आ रहा है। ठीक है, हमने एक मशीनरी का ऑर्डर दिया है टेस्ला में और वो शिप में आने वाला है, 2 दिन लगेगा सर। तो एलन मस्क एक ऐसा पागल इंसान है ना, उसने बोला कि नहीं 2 दिन तक मैं वेट नहीं कर सकता, 2 दिन तक हमारा प्रोडक्शन बंद होगा, काम नहीं होगा, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक काम करो, एक फ्लाइट बुक करो, कार्गो शिप बुक करो एक, और कार्गो शिप में अभी जाओ और अभी लेके आओ वो मशीनरी। ठीक है, जो मशीनरी 2 दिन बाद आने वाला था ना, तो उसने 2 दिन, सिर्फ 2 दिन अवॉइड कर लिया कि नहीं 2 दिन भी मेरा प्रोडक्शन बंद नहीं हो सकता। क्योंकि एक बड़ा सा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वाला कंपनी, एक बिलियंस डॉलर वाला कंपनी को अगर 1 दिन भी प्रोडक्शन बंद रहता है ना तो आउटपुट में बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर ये मटेरियल शॉर्टेज की वजह से हुआ है तो और भी ज्यादा नुकसान है, तो आपकी ही गलती है।
सपोज मुझे प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिए लेकिन मेरे गोडाउन में मटेरियल है ही नहीं सर। क्यों? क्योंकि हमने टाइम में मंगाया नहीं, हमारे पास तो रिकॉर्ड था ही नहीं। समझ में आ रहा है? हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था मटेरियल का कि हमारे पास कितने स्टॉक है, कितने आने वाला है, कितना हमने खरीदा है, कब आने वाला है, नहीं था रिकॉर्ड। तो अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे और ड्यू टू मटेरियल शॉर्टेज आपका प्रोडक्शन बंद हो जाता है ना, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिविटी है। क्योंकि आप कस्टमर को सप्लाई नहीं कर पाओगे, कमिटमेंट नहीं दे पाओगे टाइमली। ठीक है, आपका जो रेवेन्यू है वो हम पर होगा, आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी इंक्रीज होगा, सब कुछ नुकसान हो जाएगा। तो प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। ओके, बिल्कुल। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग एंड स्टॉक आउट। अब सर ये कौन से कॉस्ट है? बिल्कुल देखो, जब एक कंपनी रॉ मटेरियल खरीदता है ना, उसे कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ता है। जैसे कि एन एंटिटी हैज टू इनकर स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ interest and or opportunity cost for the fund used, stock holding losses like evaporation, obsolescence etc. देखो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट मतलब सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए थे। मेरे पास कितने थे? 10 लाख रुपए। सर ये तो 1 लाख हुआ और एक जीरो ऐड कर लेते। ओके, मेरे पास 10 लाख रुपए थे। बिल्कुल ओके सर। अब ये जो 10 लाख रुपए थे, मैंने इसका मटेरियल, सपोज मुझे मटेरियल के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मटेरियल खरीद लिया। तो सर जब तक वो रॉ मटेरियल मेरे फाइनल प्रोडक्ट में यूज नहीं हो जाएंगे, जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट में कस्टमर को नहीं बेचूंगा, तब तक ये जो मटेरियल 10 लाख रुपए है ये तो मेरे फंसे के फंसे ही रह गए ना। बिल्कुल ओके। सो इसमें जो मैं इंटरेस्ट कमाने वाला था, सपोज एफडी का रेट है 7%। मैं अगर ये 10 लाख रुपए एफडी में लगाता तो मुझे 7% का इंटरेस्ट मिलता। सर 70,000 रुपए आपने लॉस करवा लिया। लॉस नहीं बेटा, ये कॉस्ट है। इससे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब बेनिफिट फॉरगन, मैक्सिमम बेनिफिट फॉरगन। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, इसकी वजह से जो आपका कॉस्ट बियर हुआ है ना, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सपोज मैंने एक मैकबुक खरीदा 2 लाख का, 2 लाख का मैकबुक मैंने खरीदा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और अगर मैं वो 2 लाख इन्वेस्टमेंट करता बैंक में या फिर म्यूचुअल फंड में, तो वहां से मुझे रिटर्न मिलता। तो वो जो कॉस्ट है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये भी कॉस्ट है, इसे बोलते हैं स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। जितने टाइम तक ये 10 लाख रुपए मेरे मटेरियल में फंसे रहेंगे ना, उतने टाइम तक ये मुझे चुभता रहेगा। ये जो 70,000 है ये हमेशा मुझे चुभेगा कि अरे भाई तू अगर ये 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर लेता ना बैंक में, तू ये 10 लाख अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेता तो आज तेरे पास 70,000 होते। तूने मटेरियल में इन्वेस्टमेंट किया है, उसका तो कुछ काम नहीं है, वो तो गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो तो इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। बिल्कुल। सो इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिमिलरली अगर मैंने ये लोन लिया है कहां से, ओके, ये 10 लाख रुपए मैंने लोन लिया है और लोन का रेट है 9%, यानी कि 90,000 मुझे एनुअली पे करना है। जब तक ये लोन चुकता नहीं करूंगा, तब तक ये 90,000 मुझे देना है सर। बिल्कुल देना है। कब चुकता होगा सर? जब ये रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में यूज होगा, जब ये फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को बेचूंगा, कस्टमर से पैसा आएगा, तभी तो मैं पे करूंगा। क्लियर? तो ये इससे बोलते हैं स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। ओके सर, स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होता है? स्टॉक आउट कॉस्ट जैसे स्टॉक हैंडलिंग लॉसेस, जैसे कि एवापोरेशन। सपोज पेट्रोल खरीदा मैंने 1000 लीटर का, 50 लीटर उड़ गए धूप में, एवापोरेट हो गए, तो उसका भी कॉस्ट क्या होगा? वो भी तो कॉस्ट आएगा। बिल्कुल। सो मटेरियल को प्रॉपर्ली कंट्रोल करना जरूरी है। अगर इन कॉस्ट को हम रोक सकते हैं ना, इन कॉस्ट को अगर हम मिनिमम कर सकते, पूरा तो नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम इसे रिड्यूस कर सकते तो हमारा ही फायदा है। बिल्कुल ओके सर। उसके बाद आपका आता है सर, ओके, उसके बाद आपका आता है वेस्टेजेस एंड अदर फॉर्म्स। अगर आप मटेरियल को टाइमली रिकॉर्ड कर रहे हो ना सर, अगर आप मटेरियल को टाइमली रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो वेस्टेजेस भी कम होगा। अगर आप मटेरियल को टाइमली कंट्रोल भी कर रहे हो तो भी आपका वेस्टेजेस कम होगा। ओके, वेस्टेजेस एंड अदर लॉसेस जो है उसे आपको कम करना है। ओके, तो क्या दे रखा है यहाँ पे? व्हाइल हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग द मटेरियल सम वेस्टेजेस एंड लॉसेस अराइजेस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड प्रोसेस। दीज आर क्लासिफाइड एज नॉर्मल एंड abnormal लॉस फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड कंट्रोल। ओके, बिल्कुल
उसके बाद आता है रेगुलर इंफॉर्मेशन। और सर क्या फायदा है सर? सपोज हमारी जो, मैं कंपनी में काम करता हूं, मुझे मेरी जो कंपनी का सीईओ है या फिर जो बॉस है वो चाहता है कि मुझे, मैं जब भी मांगू ना, कितना रॉ मटेरियल हमारी कंपनी में है, कितने रॉ मटेरियल हमारी स्टोर में, वो मुझे पता होना चाहिए। बिल्कुल सर हो जाएगा। कैसे होगा? अगर हमने प्रॉपरली मेंटेन किया। अगर हम प्रॉपरली स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे तभी तो हम इमीडिएट इंफॉर्मेशन दे पाएंगे सर। अगर हम प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो कैसे देंगे सर? कहां से लाएंगे डाटा? चाहे आप स्टॉक ऑडिट की बात करिए, चाहे आप कुछ भी बात करिए, जब भी, यह हम तब भी इफेक्टिवली कर सकते हैं जब 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 हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का प्रॉपर डाटा टाइम टू टाइम मेंटेन करते जाएंगे। क्लियर? अगर हम टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल के डाटा मेंटेन नहीं कर रहे तो उस केस में क्या होगा, हम टॉप मैनेजमेंट को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो ये थे कुछ पॉइंट जो था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सर, एक बात बताइए, हमें सिर्फ थ्योरी ही पढ़ना है क्या? नहीं नहीं बच्चा, कैलकुलेट हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। इतना प्रैक्टिकल करेंगे कि बोलोगे कि सर थोड़ा सा और भी थ्योरी पढ़ लेते। नहीं, अभी पहले 1-2 क्लासेस आपको क्या करना है, थ्योरी ही पढ़ना है। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी के बाद ही आपको प्रैक्टिकल पढ़ना है। मैं चाहूं तो डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करवा सकता था, लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तो मुझे लगता है कि आज जब आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट आ जाए, तो आप ये मौका छोड़िए मत। जहां पे आपको मिल रहा है थ्योरी लिखने का, इसमें थ्योरी ये लॉ की तरह नहीं है कि आपको एग्जैक्ट कीवर्ड्स वगैरह लिखना है। आप चाहो तो बस ये हेडिंग से ऐड कर सकते हो और उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। कैसे लिखना है, कितने बार क्वेश्चन आया, वो भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड में। ओके बिल्कुल। उसके बाद चलते सर और एक थ्योरेटिकल पॉइंट में, जो है मटेरियल कंट्रोल। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, मटेरियल को प्रॉपरली कैसे रिकॉर्ड करना है। अब हम पढ़ रहे हैं मटेरियल को प्रॉपरली कंट्रोल कैसे करना है। बिल्कुल सर, क्या होता है ये मटेरियल कंट्रोल? अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे ना, बहुत सिंपल है। द फंक्शन ऑफ ensuring that sufficient goods are retained in stock to meet all the requirements without carrying unnecessary large stocks। क्या बोल रहे हैं सर? बोल रहे हैं कि मटेरियल कंट्रोल है क्या? कुछ नहीं है। आपने जितना मटेरियल चाहिए आपको उतना ही रखा है, मटेरियल का वेस्टेजेस नहीं हो रहा है, मटेरियल को टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हो, ना तो आपके पास ज्यादा स्टॉक है ना तो आपके पास कम स्टॉक है, आपके पास पूरा करेक्ट जितना अप्रोप्रिएट स्टॉक होना चाहिए वो है। ठीक है, यही तो है सर मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल को सही से मैनेज करना। ओके सो क्या सर ऑब्जेक्टिव है जो हमने अभी अभी पॉइंट में डिसाइड किया था ना, डिस्कस किया था, पहले वाला इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सिमिलर टू ऐसा ही है। लेकिन पहला पॉइंट क्या बोलता है, मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बोल रहा है कि प्रोडक्शन में मटेरियल कंट्रोल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है सर, प्रोडक्शन कंट्रोल में कोई, प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई इंटरप्शन नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने बोला था एलोन मस्क वाला, जैसे मैंने बोला था ना एलोन मस्क वाला, कि अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, आपकी प्रोडक्शन बंद नहीं हो, आपकी प्रोडक्शन जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मटेरियल की वजह से नहीं होना चाहिए, ये तो आपको ज्यादा ध्यान रखना है। आपके पास सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए, जैसे कि आप इमीडिएटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डिमांड फुलफिल कर पाओगे। कोई भी इमरजेंसी प्रोडक्शन का डिमांड आता है वो आप फुलफिल कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद चलते ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट सर क्या है? ओके देखो क्या लिखा है, द ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड हैंडलिंग कॉस्ट। Since all the materials and stores are required at the lowest possible price, considering the required quality and other relevant factors like reliability in respect of delivery, holding cost to need to be minimized। क्या बोल रहा है? देखो बोल रहा है कि मटेरियल कॉस्ट को आप ऑप्टिमाइजेशन करो। क्या है सर ये ऑप्टिमाइजेशन? बोल रहे हैं कि मटेरियल जब आप परचेज करोगे ना, मटेरियल जब आप परचेज करोगे 3 कॉस्ट नॉर्मली जाएगा। इसे हम आगे भी जाकर डिस्कस करेंगे। 3 कॉस्ट क्या क्या है सर? पहला कॉस्ट है मटेरियल का प्राइस। आप किसी से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो ना, सबसे बड़ा कॉस्ट है प्राइस। दूसरा कॉस्ट है सर उसकी लोकेशन से, जो सप्लायर है सप्लायर की लोकेशन से आपको खरीद के लाना है, उसको ट्रांसफर करना है। कहां तक सर? आपकी फैक्ट्री आउटलेट तक, जहां पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पे आपका गोडाउन है वहां तक आपको लेके आना है। बिल्कुल सर,
ये भी कर लेंगे, उसका भी कॉस्ट जाएगा जिसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, उसके बाद उसको लाके खुले में तो नहीं रखोगे आप, उसके लिए गोडाउन होना चाहिए, उसका स्टोरेज के लिए प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी वगैरह चाहिए आपको। ओके, तो 3 कॉस्ट होते हैं, एक होता है परचेज कॉस्ट, दूसरा होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरा होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, मटेरियल को आप लाए, स्टोर करके रखा आपने, हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल को स्टोर करके रख रहे हो, प्रॉपरली स्टोर करके रख रहे हो, तो उसका जितना भी कॉस्ट आ रहा है ना, इन तीनों कॉस्ट को आपको कम से कम रखना है, तब भी आपका मटेरियल का कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा। इन तीनों कॉस्ट को आपको कम से कम रखना है। बिल्कुल सर। उसके बाद और एक पॉइंट क्या है, रिडक्शन इन वेस्टेजेस। बहुत सिंपल है सर, मटेरियल कंट्रोल हम करेंगे ही क्यों, क्योंकि हमें जो अननेसेसरी वेस्टेजेस हो रहा है, जो भी मटेरियल का लॉस हो रहा है, उससे हमें क्या करना है, रोकना है सर। मटेरियल बहुत महंगा आता है, 60 to 70% प्रोडक्ट का कॉस्ट मटेरियल होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट का 60% मटेरियल कॉस्ट होता है। तो सर अगर इसकी वेस्टेजेस को, इसकी अननेसेसरी वेस्टेजेस को हम रोक सकते हैं ना, तो हमारा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा, हमारा ही फायदा होगा। बिल्कुल सर। फिर आता है एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। ओके, जैसे मैंने बोला कि अगर टॉप लेवल को कोई भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इमीडिएटली चाहिए, टॉप लेवल को कोई भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इमीडिएटली चाहिए, तो उस केस में क्या होगा सर, हमारे पास प्रॉपर कंट्रोल होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल चाहिए, इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते। कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम, अगर हमारे पास मटेरियल सही से अवेलेबल है, प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं सर, टाइमली किसी भी कस्टमर का ऑर्डर टाइमली फुलफिल कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर का ऑर्डर टाइमली फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं मटेरियल कंट्रोल के स्टेजेस है। मटेरियल कंट्रोल के कितने स्टेजेस है सर, 3 स्टेजेस है। मटेरियल कंट्रोल के आपके 3 स्टेजेस है। ओके, देखो मटेरियल आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज होगा सर, 3 जगहों पे आपका मटेरियल कंट्रोल काम में आ सकता है। एक है आप जब परचेज कर रहे हो उस टाइम पे कंट्रोल, दूसरा है जब आपने मटेरियल को स्टोर करके रखा उस टाइम का कंट्रोल, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल एंड मटेरियल यूसेजेस कंट्रोल। ओके, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल मतलब परचेज कंट्रोल, मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल, मटेरियल यूसेज कंट्रोल। देखो मटेरियल को आप किस तरह से एफिशिएंटली यूज कर सकते हो, जब आप खरीद रहे हो ना, जब आप खरीद रहे हो आपको ध्यान रखना है आपको कितना खरीदना है, कौन सी पर्सन से खरीदना है, कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदना है, राइट पर्सन से आपको खरीदना है, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम में, राइट अमाउंट में खरीदना है। बिल्कुल सर। सर इतने सारे राइट कुछ लेफ्ट नहीं है क्या, नहीं। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप जब परचेज कर रहे हो मटेरियल का कॉस्ट सबसे कम होना चाहिए। कैसे सर कम होगा, पहला है जब आप परचेज कर रहे हो तो आप राइट पर्सन से खरीद रहे हो, कम प्राइस में खरीद रहे हो, उसके साथ साथ जितना क्वांटिटी आपको चाहिए, जितना क्वांटिटी आप ऑर्डर करोगे, सो दैट आपका ना तो अंडर स्टॉकिंग होगा, ना तो आपके पास कम स्टॉक रहेगा, ना तो आपका ओवर स्टॉकिंग होगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका कम होना चाहिए, वो भी आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ जो भी आपका स्टोरेज है, स्टोर करने के टाइम आपका कॉस्ट कम है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सो उसके बाद आता है आपका मटेरियल का स्टोरेज कंट्रोल। मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल क्या बोलता है सर, मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल बोलता है कि आपको डिफरेंट टाइप के लेवल्स ऑफ स्टॉक मेंटेन करना है। आप मैक्सिमम कितना स्टॉक रख सकते हो, आप कितना स्टॉक रेगुलरली रखना चाहते हो, आप मिनिमम कितना रख सकते हो, इसमें भी आपको कंट्रोल मेंटेन करना है। उसके बाद आता है आपका मटेरियल यूसेजेस कंट्रोल। मटेरियल यूसेजेस कंट्रोल मतलब जब आप स्टोर से मटेरियल इश्यू करोगे, किससे इश्यू करोगे सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, किसी भी पर्पज के लिए अगर आप रॉ मटेरियल इश्यू कर रहे हो तो उस टाइम पे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो आपको ध्यान रखना है स्टोरेज कंट्रोल में। बिल्कुल सर। अच्छा, मटेरियल कंट्रोल है वो इन सारे जो स्टेप्स है, इन सारे जो एफिशिएंट फंक्शंस है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इश्यूइंग ऑफ द मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड, स्टॉक ऑडिट, इन सारे फंक्शन के ऊपर आपका मटेरियल कंट्रोल डिपेंड करता है। इन सारे फंक्शन को आपको एफिशिएंटली करना है सो दैट आपका मटेरियल कंट्रोल अच्छे से हो पाएगा। बिल्कुल।
अब सर एक ऐसा चीज पढ़ते जो कि आपकी बुक्स में तो नॉर्मली दिया नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। इसी के रिलेटेड बहुत सारे चीज हमारी सिलेबस में है जो शॉर्ट नोट आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सर, क्या क्या है मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में, क्या क्या है सर? देखो, एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, क्या करेंगे, एक बड़े से कंपनी की बात करेंगे जहां पे रॉ मटेरियल टन्स में आता है, बहुत करोड़ों का रॉ मटेरियल आता है। ठीक है, जब भी आप सोच रहे हो ना, हमेशा जब प्रैक्टिकली, जब ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल पॉइंट्स, तो आपको हमेशा प्रैक्टिकली उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी आप इसे लॉजिकली समझ पाओगे और इजीली मेमोराइज कर पाओगे। अगर आप सिर्फ रट्टा मारने में फोकस करोगे ना, तो एक चीज है कि आप आज याद रखोगे, 7 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने लॉजिकली इस चीज को समझ लिया ना, एग्जाम के टाइम पे आपको पढ़ना है बस, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था पहले क्लास में, ज्यादा नहीं 1 घंटा पढ़ लो, इसमें 80 90 और कभी कभी स्टूडेंट का 100 भी आ जाता है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, 100 में से 100 भी ला सकते हो आप, इतना ईजी चैप्टर है ये, इतना ईजी सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। बिल्कुल ओके सर। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर मतलब क्या है कि जब आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, सर हमें कुछ चाहिए, हम तो जाते दुकान में इमीडिएटली खरीद के आ जाते, बेटा आप 10 रुपए 20 रुपए इतना खरीदते हो। सपोज आपको कोई ड्रेस चाहिए, ठीक है, आप क्या करते हो, सर ड्रेस चाहिए ना, आप क्या करते हो, जाते हो इमीडिएटली खरीद के ले आते हो, शॉपिंग मॉल गया इमीडिएटली खरीद लिया, फिर आ गए। लेकिन सेम चीज आप समझ लो कि जब आप एक मोबाइल खरीदते हो ना, आप एक स्मार्टफोन खरीद रहे हो जिसकी प्राइस है, आप एक फोन खरीद रहे हो जिसकी प्राइस है सर 1.5 लाख रुपए का फोन है, और पैसे आपके पापा दे रहे, बिल्कुल पैसे आपके पापा दे रहे, तो उस केस में आपको थोड़ी सी प्लानिंग करना पड़ेगा। आप ऐसे ही फोन नहीं खरीद सकते, भले ही आप आईफोन 16 खरीदो, भले ही आप आईफोन 16 खरीदो, S24 अल्ट्रा खरीदो या फिर वीवो का X200 खरीदो, लेकिन आपको प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना, फोन के फीचर्स वगैरह आप देखते हो। ओके, उसी तरह से जब कोई बड़ी सी कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करता है ना, जब कोई बड़ा सा कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करता है, तो वो भी कुछ स्टेप्स, वो भी कुछ प्रोसीजर फॉलो करता है टू मेंटेन ए प्रॉपर सिस्टम। ओके, क्या है सर ये सिस्टम? देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसी को ही हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी कंपनी के साथ हम क्या करेंगे, मतलब ज्वाइंट करेंगे या फिर उसके साथ ही एनालिसिस करेंगे कि एक बड़ी सी कंपनी में क्या होता है और हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं। जैसे हम फोन का एग्जांपल लेते, मुझे 1.5 लाख रुपए में एक फोन खरीदना है। पहले तो ये 1.5 लाख रुपए नहीं आएगा, पहले बात करते कि सर एक फोन खरीदना है। ओके, जब आप बोलोगे, जब आप माइंड में ये लाओगे ना कि मुझे एक फोन खरीदना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर ये फोन में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, मतलब मेरे क्या क्या नीड्स है। सो सर मुझे तो चाहिए 16 GB का रैम सर चाहिए, और 256 GB का सर मुझे रोम भी चाहिए, स्टोरेज चाहिए, ये पहला कंडीशन है। सर कैमरा सर 200 MP का, मेगापिक्सल का होना चाहिए सर, फोटो तो आना चाहिए सर, इंस्टाग्राम में कैसे डालूंगा सर, सर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी चाहिए, वरना रील्स सर कैसे बनाऊंगा, सर ये फीचर्स चाहिए। कितना चाहिए, 16 GB का रैम, 256 GB का स्टोरेज चाहिए सर, 200 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्लास भी शूट कर लूंगा, कुछ रील्स भी बना लूंगा, कुछ इंस्टाग्राम में पोस्ट वगैरह भी डाल दूंगा। बिल्कुल, व्यूज तो उसमें ज्यादा आता है ना, CA में से ज्यादा, ठीक है, प्रोफेशनल से ज्यादा तो रील्स वाले कमा रहे, यही हमारी देश की मतलब रियलिटी है। ठीक है, अगर कोई फ्रेश CA में या फिर फ्रेश कोई CA बन रहा है, CA की अगर आप कैंपस में बात करोगे तो किसी स्टूडेंट को उसने 4 लाख का फिक्स सैलरी ऑफर किया गया, रील्स वाले एक वीडियो डालते हैं ना तो आ जाता है। ठीक है, एक महीने में 4-5 लाख तो आराम से कमा लेते हैं, उस ऊपर से ब्रांड का जो प्रमोशन है वो तो अलग है। ओके, सो पहला पॉइंट सर ये है कि आपको नीड रिकॉग्निशन करना है। आपको क्या करना है सर, नीड रिकॉग्निशन। अगर आपको एक फोन खरीदना है तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि आपको फोन क्यों चाहिए। क्या आप फोन गेमिंग के लिए खरीद रहे हो, क्या आप फोन फोटो लेने के लिए खरीद रहे हो, क्या आप फोन वीडियो देखने के लिए ले रहे हो। अगर वीडियो देखना है तो सैमसंग बेटर है। ठीक है सर, आप तो टेक्निकल चैनल खोलना चाहिए, बिल्कुल खोलूंगा एक, अगर ये CMA का कुछ नहीं होता है ना, CA CMA का
फिर तो एक टेक्निकल चैनल ही, फोन का अनबॉक्सिंग ही करूंगा। ओके देखो, तो मुझे पहले मेरा नीड रिकॉग्निशन करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम फोन खरीदने के टाइम पे सोचते हैं ना कि सर हमें कौन सी पर्पज के लिए चाहिए, मुझे गेमिंग फोन चाहिए तो जिसका प्रोसेसर अच्छा होगा वो खरीदूंगा, ठीक है। सो बिल्कुल जब एक बड़ी सी कंपनी रॉ मटेरियल खरीद रहा है ना, तो उससे भी ये सोचना चाहिए कि रॉ मटेरियल क्यों खरीदा जा रहा है, कौन से पर्पज के लिए, प्रोडक्ट क्या है। सर रॉ मटेरियल प्लास्टिक है, लेकिन वही सेम प्लास्टिक अगर आप बाल्टी बनाने जाओगे अलग ग्रेड का लगेगा। अगर आप कोई कैमरा बना रहे हो, कैमरा में प्लास्टिक यूज कर रहे हो, अलग लगेगा। अगर आपकी स्मार्टफोन में जो प्लास्टिक यूज हो रहा है वो अलग ग्रेड का है, ठीक है। अगर आप प्लास्टिक के पाइप्स बनाना चाहोगे वो अलग ग्रेड का है। तो प्लास्टिक तो खरीदना है, लेकिन कौन सी टाइप का खरीदना है। जैसे मुझे फोन खरीदना है, कौन से टाइप का, कौन से प्रोसेसर का खरीदना है वो मैं डिसाइड करूंगा, वो डिपेंड करेगा हमारी प्रोडक्ट कैसा है। सर ये जो नीड है ना, ये निकालेगा कौन सर, इससे इंजीनियरिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट निकालेंगे। नीड रिकॉग्निशन सर कौन करेगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, नीड रिकॉग्निशन करेगा। ओके, प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिन्होंने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग किया है, जिन्होंने प्रोडक्ट की डिजाइन बनाया है, वो ही जानते हैं कि कैसे टाइप के रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से हमने सोचो कि फोन की टाइप, हमने सोच लिया कि हम तो करेंगे गेमिंग या फिर हम तो करेंगे इंस्टाग्राम में रील शूट। ओके, इंस्टाग्राम में रील बनाएंगे तो उसी वजह से हमें महंगा फोन चाहिए। बिल्कुल, तो पहले हमने नीड रिकॉग्निशन कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, परचेज रिक्विजिशन बनाएंगे। सर क्या होता है ये परचेज रिक्विजिशन, आप सोच लो, इससे बोला जाता है मेटेरियल रिक्विजिशन। ओके, मतलब हम लिस्ट लिखेंगे, उसमें फीचर्स क्या क्या होना चाहिए। सर रॉ मटेरियल में हमने ये बोल दिया कि हमें प्लास्टिक चाहिए, इसी ग्रेड का चाहिए, कितने क्वांटिटी का चाहिए, ठीक है, कौन सी ग्रेड का प्लास्टिक होना चाहिए, ठीक है, एक रॉ मटेरियल के लिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना प्लास्टिक लगेगा सर, बिल्कुल ये सब हमें चाहिए। तो वो आएगा आपका परचेज रिक्विजिशन में, वो आपका आएगा परचेज रिक्विजिशन। जैसे कि मैंने अभी फीचर्स लिखा ना कि मुझे 16 GB का रैम चाहिए, 250 GB का रोम चाहिए, कैमरा चाहिए 200 मेगापिक्सल का, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए, तो ये है परचेज रिक्विजिशन। बिल्कुल सर। उसके बाद सर हमारे पास तो पैसे है ही नहीं ना सर, हम तो अपने पापा के पैसे से खरीदेंगे ना सर, तो पैसे के लिए रिक्वेस्ट किसको भेजेंगे सर, रिक्वेस्ट भेजेंगे हमारी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जो हमें पैसा इश्यू करेगा, या फिर टॉप मैनेजमेंट है। ओके, टॉप मैनेजमेंट को हम क्या करेंगे, रिव्यू के लिए भेजेंगे कि देख लो सारे के सारे ये सब, ये जो परचेज रिक्विजिशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को नहीं भेजेंगे, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को भी भेजेंगे जो हमें पैसा देगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वगैरह वो जो हमें पैसा देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी भेजेंगे, जो भी हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो परचेज करता है रॉ मटेरियल मार्केट से, उससे भी भेजेंगे, ठीक है। सर क्यों भेजेंगे, सबको देखना है ना हमें क्या खरीदना है, ठीक है। सो उसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले अपने पापा की परमिशन लेके, पापा देखो देखो हमें ये पैसा, ये जो फोन है ना ये चाहिए हमें गेमिंग के लिए, पैसे दे दो ना पापा जी प्लीज, ठीक है, प्लीज प्लीज सर, प्लीज पापा या फिर मम्मी जो भी है, जिसको आप ज्यादा रिक्वेस्ट कर सकते हो, जिसके आप ज्यादा प्यारे हो उसे बोल सकते हो, मम्मी प्लीज पैसा दे दो। ओके, तो वो होगा रिव्यू रिक्वेस्ट, आपने रिक्वेस्ट भेजा, उसके बाद आपको मिलेगा बजट। मम्मी ने जैसे ही सुना कि 1.5 लाख का फोन चाहिए, मम्मी बोला कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, एक काम करो 1 जीरो बेटा कम कर लो ना बस, तो आपने बोला कि मम्मी 1 जीरो कम करूंगा तो मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा, तो आपने बोला कि 1.5 लाख का फोन चाहिए, आपने खाना पीना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर पापा ने बोला कि नहीं नहीं 1 लाख ही हम ज्यादा से ज्यादा दे सकते, आप क्या करो 1 लाख रुपए में का खरीदो, 50,000 तो ऐसे भी वेस्ट करने नहीं देंगे हम कभी भी। आपने 1.5 लाख मांगा, 50 लाख, आपको 1 लाख मिला। ये एक एग्जाम्पल के लिए, मतलब आपने रॉ मटेरियल का डिमांड किया, पहले आपने नीड रिकॉग्निशन कर लिया, आपने परचेज रिक्विजिशन बना लिया, उसे आपने टॉप मैनेजमेंट को भेज दिया, अब बजट अप्रूवल होगा। ओके, बजट अप्रूवल मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो भी आपको फाइनेंस करेंगे, जो भी आपको पैसा देंगे परचेज करने के लिए। बिल्कुल सर। उसके बाद सर आप क्या करोगे, उसके बाद आप ढूंढोगे ब्रांड्स। जैसे कि हमारी मोबाइल के एग्जांपल में लेंगे तो हम क्या करेंगे, ब्रांड्स ढूंढेंगे कि सर हमें आईफोन चाहिए, या फिर हमें वीवो चाहिए, या फिर हमें ओप्पो चाहिए, या फिर हमें आईक्यू चाहिए, क्या चाहिए सर। ओके
सर सैमसंग का बात आपने नहीं किया, बहुत खराब फ़ोन है सैमसंग, मेरे पास है, बहुत हैंग होता है। सर ऐसे कैसे बोल रहे सर, S24 खरीद लीजिए ना सर, पैसे नहीं है मेरे पास। ओके छोड़ो, पॉइंट ये कि आप क्या करोगे, कोटेशन की रिक्वेस्ट भेजोगे, यानी कि सिंपल बोलूं तो टेंडर ऑफर्स आप करोगे। आप चाहे न्यूज़पेपर हो गया, चाहे आपका वेबसाइट हो गया, किसी भी तरीके से आप क्या करोगे, टेंडर्स के लिए अप्लाई कर, टेंडर्स भेजोगे। ठीक है, टेंडर्स को देख के क्या होगा, कस्टमर्स आएंगे, मतलब जो सप्लायर्स है वो आएंगे, उनके साथ एक बार आपने टेंडर भेजा, उसके बाद आप क्या करोगे, सप्लायर्स के साथ नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट करोगे। जैसे ही आपको किसी भी ब्रांड का फोन पसंद आया, आप फ्लिपकार्ट वगैरह में जाते हो ना, बार्गेनिंग वगैरह करते हो कि कहीं से क्रेडिट कार्ड, कहीं से एक्सचेंज वगैरह कुछ भी करके हमारे पैसे कम से कम हो। उसी तरह से अगर आप किसी दुकान में भी जाते हो ना, किसी ऑफलाइन स्टोर पे गए और वहां से आपने मोबाइल खरीदा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में आप बार्गेनिंग करोगे, नेगोशिएशन करोगे सप्लायर से। यहां पे आपने कोटेशन डाला, सप्लायर्स आ गए, सप्लायर के साथ आपने नेगोशिएशन किया, उसके बाद आपने गुड्स रिसीव भी कर लिया, नेगोशिएशन कंप्लीट हो गया सर, उसके बाद आपने गुड्स रिसीव कर लिया। बिल्कुल, गुड्स रिसीव होने के बाद उसे थोड़ा सा मैच भी तो करोगे ना, सामने वाला सही क्वालिटी का दिया है या नहीं, वो आपको कैसे पता चलेगा। आपने फ्लिपकार्ट से फोन मंगाया, फोन की जगह पत्थर आ गया, तो मैच भी तो करना है ना। ठीक है, उसी जो डिलीवरी वाला है उसी के साथ सामने आप क्या करते हो, अनबॉक्सिंग करते हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो, तो वही करना है आपको। 3 वे मैचिंग, सर ये 3 वे मैचिंग क्या होता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, वैल्यू, वो होता है 3 वेज। यानी कि आप अगर एक सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो ना, तो कितने क्वांटिटी का आप खरीद रहे हो, जितने क्वांटिटी का आपने दिया था 1000 टन का ऑर्डर, 1000 टन का ऑर्डर आपने दिया था, 1000 टन का, उसने उतना ही क्वांटिटी दिया है या फिर नहीं दिया है। उसके बाद जो भी ग्रेड का, जो भी क्वालिटी का आप मांगना चाहते थे, उसी क्वालिटी का दिया है या फिर नहीं दिया है, वो भी चेक करना है। उसके बाद जो भी प्राइस आपने डिसाइड किया था, उसी प्राइस में दिया है या फिर नहीं दिया है, वो भी आपको चेक करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, इनवॉइस बनाना है और उस सप्लायर को पेमेंट करना है, उसके बाद आप रिकॉर्ड करोगे। ओके, तो ये है सर एक मटेरियल प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में। एक बार दोबारा बात कर लेते हैं सर, क्या करना है अब हमें। इस मोबाइल के एग्जाम्पल को सर हटा दीजिए और हमें थोड़ा सा एक बड़ी सी कंपनी की तरह बता दीजिए कि क्या क्या करना है। बिल्कुल, देखो स्टूडेंट्स, एक बड़े से कंपनी में पहले क्या होगा, पहले जो प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो क्या करेंगे, नीड रिकॉग्निशन करेंगे। यानी कि उन्हें पहले ये देखना है कि कौन से टाइप के मटेरियल और कौन से ग्रेड के मटेरियल हमारे प्रोडक्ट के लिए सुइटेबल है। ठीक है, उसके बाद वो लोग परचेज रिक्विजिशन या फिर मटेरियल रिक्विजिशन बनाएंगे। बिल्कुल, ये सर क्या होता है, मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब होता है कि हम लिस्ट बनाएंगे, हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या क्या क्वांटिटी या फिर क्या क्या ग्रेड चाहिए उस मटेरियल में। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है, हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उसके साथ साथ कौन सी ग्रेड का चाहिए, कौन सी प्राइस में चाहिए, वो सब हम बनाएंगे। उसके बाद उसे टॉप मैनेजमेंट को रिव्यू करने के लिए भेज देंगे और उसी के साथ साथ कुछ और डिपार्टमेंट्स को भी भेजेंगे, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, सबको भेजेंगे। उसके बाद हमें मिलेगा पैसा, बजट अप्रूवल हो गया। बजट अप्रूवल के बाद हम क्या करेंगे, सप्लायर सिलेक्शन करेंगे। कैसे सिलेक्शन सर करेंगे, टेंडर के लिए हम अप्लाई करेंगे। ओके, टेंडर हम टेंडर ऑफर करेंगे, तो जो भी सप्लायर देख के आएगा उसमें से हम कुछ सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी सप्लायर हमें पसंद आया उसके साथ हम नेगोशिएशन करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम गुड्स रिसीव करेंगे। गुड्स एक बार हमने रिसीव किया, उसे 3 तरीके से हम मैच करेंगे, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वैल्यू में। उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो हम क्या करेंगे, इनवॉइस अप्रूवल कर लेंगे और पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है और मटेरियल को स्टोर करके रखना है। तो ये है मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। बिल्कुल सर। उसके बाद सर देखेंगे डॉक्यूमेंट्स ऑफ मटेरियल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए मटेरियल की परचेज में। ओके, सो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है बिल्स ऑफ मटेरियल। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, बिल ऑफ मटेरियल। ओके सर, ये बिल ऑफ मटेरियल सर क्या है ये बताइए हमें। ओके, अभी तो बताया था आपको, बिल ऑफ मटेरियल होता है या फिर इसे मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑफ लिस्ट बोलते हैं। देखो सर, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है क्या सर, बिल्कुल आएगा ना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिल ऑफ मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, देखिए
स्टूडेंट्स ये जो है ये मैंने अभी हाईलाइट नहीं किया, ये आपकी नोट्स में भी हाईलाइट होके रहेगा ये पॉइंट, तो आपको ये जब आप रिवाइज करें तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है ये, तो इसे आपको पढ़ना है बिल्कुल। ओके, बिल ऑफ मटेरियल क्या बोलता है? इट इज ऑल्सो नोन आज मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट और मटेरियल लिस्ट। It is a detailed list specifying the standard quantities and qualities of the materials and components required for producing a product or carrying out any job. जैसे मैंने बोला कि जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट नीड रिकॉग्निशन करेगा, वो एक लिस्ट बनाएगा कि हमें कौन सी ग्रेड के रॉ मटेरियल से चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, किस टाइप के चाहिए। ओके, सो मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट क्या बोलता है देख लो एक बार। The material specification list is prepared by the product development team or commonly known as engineering और planning department। जो भी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं ना वही लोग ये बनाते हैं। ओके, इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। सर इसके कितने कॉपीज बनते हैं? सर इसके 4 कॉपी बनते हैं। कितने कॉपीज बनते हैं सर? 4 कॉपीज। एमसीक्यू में सर आएगा बिल्कुल। कौन बनाता है? प्लानिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन वाले डिपार्टमेंट होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। कौन बनाता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट। ओके, कितने कॉपी सर बनते? 4 कॉपी। सर 4 कॉपी का क्या करेंगे सर? आचार डालेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 कॉपी भेजेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, जो भी परचेज करता है ना रॉ मटेरियल का, उससे 1 कॉपी भेजेंगे। ओके, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 1 कॉपी भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टोर्स डिपार्टमेंट को 1 कॉपी भेजेंगे, उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट को 1 कॉपी भेजेंगे, या फिर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को 1 कॉपी भेजेंगे, ठीक है। क्या है सर? मटेरियल, जो मटेरियल बोलो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या फिर परचेज डिपार्टमेंट है, बहुत सारी इस कॉपी का क्या करेगा? देखो, materials are procured on the basis of specification mentioned in it। मटेरियल डिपार्टमेंट ये लिस्ट अपने पास रखेगा, इसी को बेस करके मार्केट से वो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रोडक्शन प्लानिंग इज प्रोडक्शन इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड, अकॉर्डिंगली मटेरियल रिक्विजिशन लिस्ट आर प्रिपेयर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? इसी लिस्ट को देख के, क्योंकि इसमें लिखा होगा कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कितने रेशियो में रॉ मटेरियल यूज करना है, किस तरह से रॉ मटेरियल यूज करना है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑलरेडी मेंशन किया होगा, तो प्रोडक्शन प्लानिंग भी उसी हिसाब से बनेगा। स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा सर? स्टोर डिपार्टमेंट इसको रखेगा, जब मटेरियल इशू करेगा स्टोर डिपार्टमेंट इसी रेशियो में या फिर इसी को बेस करके मटेरियल इशू करेगा। बिल्कुल सर। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट सर क्या करेगा? इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनी परचेज इशू यूज आर कंपेयर वेरीफाइंग अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है सर? कॉस्ट निकालना, प्रॉफिट निकालना। तो वो यही करेंगे कि वो ये सोचेंगे कि कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा होने वाला है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो बिल ऑफ मटेरियल क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जिसमें ये लिखा होगा नेचर ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल में कितना रॉ मटेरियल लगेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। बनाता कौन है सर? प्लानिंग डिपार्टमेंट या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कितने कॉपी सर बनते हैं? 4 कॉपीज बनते हैं। कहाँ पे जाता है? एक जाता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, दूसरा जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तीसरा जाता है स्टोर्स डिपार्टमेंट में, और चौथा जाता है कॉस्टिंग और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। ओके, तो स्टूडेंट्स एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, या फिर जो दूसरे पार्ट है वो पार्ट में आप देखोगे। हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे? मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ओके।